Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच, जो हमारे दो टॉपिक से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल जो दो अप्रोचेस थे, उसमें से हमने लास्ट क्लास में ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, नेक्स्ट इंडिफरेंस मैप, उसके बाद हमने पढ़ा था एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार दोबारा से उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे। ओके, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं गुड्स के, जहां पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा हो दोनों गुड्स में। जब उसको हम ग्राफिकली लोकेट करेंगे थ्रू कर्व की मदद से, वो कर्व ही हमारा क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं। इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? जब बहुत सारे आईसी कर्व्स को एक ही ग्राफ पे लोकेट किया जाता है, बेसिकली उन आईसी कर्व के सेट्स को ही हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिफरेंस मैप जो है वो इंडिफरेंस कर्व की फैमिली भी कहला सकती है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस। एमआरएस किसे कहते हैं? एमआरएस वो रेट होता है जहां पर एक कंज्यूमर किसी एक गुड्स की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी यूनिट्स को वो वहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है, बेसिकली वही रेट हमारा एमआरएस कहलाता है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसी की वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस, हमारा एमआरएस जो है हर यूनिट के साथ डिक्लाइन हो रहा था। इस वजह से जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शेप है वो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होती है, क्योंकि वहां पर जो हमारा एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हर यूनिट के साथ बढ़ रहा था। दैट्स वाई हमारा जो पीपीसी की जो कर्व की शेप थी वो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन थी, और यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हर यूनिट के साथ डिक्लाइन हो रहा है। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आज की क्लास में भी हम फर्दर मूव ऑन करते हैं इंडिफरेंस कर्व के ही टॉपिक को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज और उसके एजम्पशंस। सो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज आज हम रीड आउट कर रहे हैं। लास्ट क्लास की टेबल एंड डायग्राम को ही मैंने यहाँ पे दोबारा से बना लिया है ताकि हमें ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो टेबल में हमने क्या लिए थे? कॉम्बिनेशन ले लिए थे, पी क्यू आर एस टी, 5 कॉम्बिनेशन ले लिए थे। 2 गुड्स ले लिए थे, एप्पल्स एंड बनानास, और एमआरएस ले लिया था। एमआरएस निकाला था हमने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल एंड बनानास। ए बी यानी एप्पल्स और बी यानी बनानास। एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल्स लिए थे एंड वाई एक्सिस पे बनानास, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व था। अब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते जाते हैं इन टेबल डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इंडिफरेंस कर्व की? इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के। ओके, इंडिफरेंस कर्व की शेप हमने देखी, कन्वेक्स है, ये ओरिजिन है हमारा 0, इसकी जो शेप है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये होती क्यों है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हर यूनिट के साथ डिक्लाइन हो रहा है, इस वजह से हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पहले इसे समझते हैं। एप्पल्स, जब एप्पल की एक यूनिट खाई मैंने, मतलब एक एप्पल खाया, तो उसने मुझे 15 बनानास के बराबर सेटिस्फेक्शन दी। ओके, फिर मैंने एप्पल की एक यूनिट बढ़ा दी तो मेरी बनाना की यूनिट यहाँ पे कम हो गई। मीन्स यही बेसिकली कंसेप्ट है, कंज्यूमर यही यहाँ पे करता है कि एक गुड्स की यूनिट को अगर वो बढ़ाता है तो दूसरी गुड्स की कितनी यूनिट को वो यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, यही रेट हमारा एमआरएस कहलाता है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसी को ही हम यहाँ समझते हैं कि जब मैंने एप्पल की एक यूनिट बढ़ाई, जब 1 से 2 करी, तो यहाँ पे मैं बनाना की कितनी यूनिट को यहाँ सेक्रीफाइस कर रही हूँ? 1 एप्पल की एक यूनिट बढ़ाई मैंने, यानी एप्पल की एक यूनिट बढ़ाई, 15 माइनस 10 5, यानी बनाना की कितनी यूनिट्स यहाँ सेक्रीफाइस कर रही हूँ? 5। उसके बाद फिर मैंने 2 से 3 कर दी, एक यूनिट और बढ़ा दी एप्पल की, तो अब मैं कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस कर रही हूँ या बनाना की? 10 माइनस 6 4, यानी 4 बनाना उसको मैं यहाँ सेक्रीफाइस कर रही हूँ। फिर मैंने एप्पल्स की एक यूनिट और बढ़ा दी, 3 से 4 कर दी, अब कितनी बनानास की यूनिट को सेक्रीफाइस कर रही हूँ मैं? 6 माइनस 3 3 भी। नेक्स्ट फिर
4 से 5 कर दी मैंने, एक और यूनिट बढ़ा दिया प्लस की। अब कितनी सेक्रीफाइस करी बनाना की? 3 - 1 2 यानी हम देख रहे हैं कि हर एक यूनिट बढ़ाने पर एप्पल्स की बनानास की जो यूनिट है वो डिक्लाइन होती जा रही है, यानी 5 4 3 2 ये गिरती जा रही है। इस वजह से हमारे जो डिक्लाइन हो रहा है, जो इसी वजह से हमारी जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो कन्वेक्स टू दी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होती है। जैसे कि 1 यूनिट पे 1 एप्पल 15 बनानास के बराबर सेटिस्फेक्शन, 2 एप्पल 10 बनानास के बराबर, 3 एप्पल 6 बनानास के बराबर, 4 एप्पल 3 बनानास के बराबर एंड 5 एप्पल 1 बनाना के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और ये एमआरएस जो है हर यूनिट के साथ डिक्लाइन होता जा रहा है। इस वजह से जो हमारी इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो कन्वेक्स टू दी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। आप जब पेपर में अपनी प्रॉपर्टीज लिखोगे, इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक लिखोगे, तो आप उसी में ही टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से इन प्रॉपर्टीज को आप समझा सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मीन्स उसकी जो शेप बनेगी, शेप तो कन्वेक्स बनेगी, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, उसका अपवर्ड स्लोप नहीं होता, यानी गिरता हुआ स्लोप होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब अलग अलग। जब रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है तो अपवर्ड रिलेशनशिप होता है, मीन्स ऊपर की तरफ जाता है हमारा ग्राफ। जब डाउन इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा? स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, गिरता हुआ। देखते हैं, यहाँ पे देखो एप्पल की यूनिट्स बढ़ती जा रही है, बनानास की यूनिट यहाँ कम होती जा रही है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? दोनों गुड्स के बीच में इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। इस वजह से जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कभी भी, इंडिफरेंस कर्व कभी भी जो है वो एक्सिस को टच नहीं करता, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो उनको वो कभी टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम जीरो पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। जीरो पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बिकॉज देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। जीरो पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इस वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी टच नहीं करता दोनों एक्सिस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व में और मे नॉट बी पैरेलल। इंडिफरेंस कर्व पैरेलल हो भी सकता है और पैरेलल नहीं भी हो सकता। जैसे कि ये यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पैरेलल है ओरिजिन के, नहीं, ये तो कन्वेक्स शेप है, तो यहाँ पे ये नॉट पैरेलल वाला केस हो गया। अब मे भी हो सकता है, उसके लिए देखते हैं। एक आईसी कर्व बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमने इंडिफरेंस मैप में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक ही ग्राफ पे अगर लोकेट किए जा रहे हैं बहुत सारे आईसी कर्व्स, तो ये सारे आईसी कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल। सो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल हो भी सकता है और पैरेलल नहीं भी हो सकता। सो ये दोनों केसेस यहाँ पे हमने बनाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कभी आपको इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का नहीं मिलेगा कि एक दूसरे को वो काट रहे हैं यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमेशा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनेगा, यानी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमने यहाँ देखा कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल बन रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी ये कहती है। सिक्स देखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होता जाएगा तो वो हमें सेटिस्फेक्शन भी उसकी हायर होती जाएगी हर लेवल के साथ। जैसे हम इसे देखें, हमने यहाँ एक और एग्जांपल ले लिया, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स ले लिया और वाई एक्सिस पे गुड वाई ले लिया। हमने देखा, जब हमने देखा कि गुड एक्स की एक यूनिट ने मुझे गुड वाई की 2 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन दी। तो ये पॉइंट हो गया मेरा फर्स्ट, यानी IC1। फिर 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ने मुझे 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई के बराबर सेटिस्फेक्शन दी। फिर 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ने मुझे 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई के बराबर सेटिस्फेक्शन दी। तो मेरा सेकेंड केस में IC2 एंड थर्ड केस में IC3, ये मेरे IC कर्व के कर्व्स बने, IC1, IC2, IC3। हर लेवल के साथ हर IC कर्व जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे पहला पॉइंट P आया, फिर Q, फिर R। तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे लोअर था, मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा था। फिर मेरा IC2 कर्व मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1, यहाँ पे मुझे IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस पॉइंट में। फिर IC3
यहाँ पे मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब इन दोनों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मीन्स कहना ये है कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है ऊपर हायर होती जाएगी, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं एजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट एजम्पशन क्या है? एजम्पशंस मीन्स होता है कि हम एज्यूम करते हैं, यानी ये एज्यूम किया जाता है कि ये होना चाहिए तभी इंडिफरेंस कर्व बेसिकली बने। फर्स्ट एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व की कि टू कमोडिटीज होनी चाहिए। मीन्स हम टू कमोडिटीज तो मैक्सिमम होनी ही चाहिए, जहां पे हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे इन्हीं दो कमोडिटीज, या मैं कमोडिटीज भी बोल सकती हूँ या गुड्स भी बोल सकती हूँ। टू कमोडिटीज का मतलब है कि दो कमोडिटीज का होना जरूरी है। किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन लेने के लिए कोई भी दो कमोडिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बिना हम इंडिफरेंस कर्व लोकेट नहीं कर सकते। सो सेकेंड एजम्पशन क्या है? नॉन सेटिटी। सेटिटी हमने किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट में कि पॉइंट ऑफ सेटिटी आ रहा था, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 0 थी। तो यहाँ पर जो है इंडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी कभी 0 नहीं हो सकती, यानी ये एज्यूम किया जाता है कि इंडिफरेंस कर्व में नॉन सेटिटी है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिटी कभी नहीं आएगा, यानी जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए तभी हमारी जो इंडिफरेंस की कर्व की जो शेप थी वो दोनों एक्सिस को टच इस वजह से ही नहीं करती, क्योंकि हमारी जो यूटिलिटी है वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है कि हमारी यूटिलिटी 0 नहीं हो सकती। कंज्यूमर हमेशा ये कोशिश करेगा वो अपने इंडिफरेंस कर्व को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिले, तो वो अपने उसको कॉम्बिनेशन को बढ़ाता रहेगा। सो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कहता है कि यहाँ पे नॉन सेटिटी होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि नो यूटिलिटी 0 नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल मीन्स यहाँ पे हम रैंक में यूटिलिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, इस तरीके से रैंक दे देते हैं कि हमने दो कॉम्बिनेशन लिए थे एप्पल्स एंड बनानास की, अगर मुझे एप्पल ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है बनाना से तो मैंने एप्पल को फर्स्ट रैंक दे दी, या बनाना ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने बनाना को फर्स्ट रैंक दे दी और एप्पल को सेकंड दे दी। सो यहाँ पे हम जो अपनी यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं वो ऑर्डिनल मेजर में करते हैं, ये एज्यूम किया जाता है। फोर्थ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होता रहता है हर यूनिट के साथ। जैसे कि हमने एप्पल्स एंड बनानास लिए थे कॉम्बिनेशन उनका, कि अगर मैं एप्पल की 1 यूनिट बढ़ा रही हूँ तो बनाने वहां पे कुछ यूनिट डिक्लाइन हो रही है, एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने पर बनाने की यूनिट्स कम हो रही है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मीन्स यहाँ पे जो ये एज्यूम किया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर मतलब होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में जो सोचे, जिसको हमेशा ये रहे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले किसी भी लेवल पे, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमेशा हम यही देखेंगे कि हम तब तक किसी गुड्स की यूनिट्स को कंज्यूम करते रहेंगे जहां तक हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है। एटलीस्ट वहां तक तो करेंगे जहां तक हमारा जो प्राइस हम उस पर लगा रहे हैं उसके बराबर हमें सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। सो यहाँ पे यही एज्यूम किया जाता है जो इंडिफरेंस कर्व में कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। सो हमने पढ़ा कि एजम्पशंस क्या क्या कहती है। फर्स्ट एजम्पशन है कि टू कमोडिटीज होनी चाहिए। सेकेंड है नॉन सेटिलिटी, यहाँ पे ये माना जाता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 नहीं हो सकती। इस वजह से जो हमारे इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व है वो कभी भी दोनों एक्सिस को टच नहीं करता, जो हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। थर्ड है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में यहाँ पे मेजर किया जाता है अपनी यूटिलिटी को, यानी हम रैंक दे देते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से रैंक दे देते हैं अपनी यूटिलिटी को। फोर्थ हमने पढ़ा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। एमआरएस जो है हर यूनिट के साथ डिक्रीज होता जाएगा, कि अगर हम एक गुड की किसी यूनिट को बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड की कितनी यूनिट को यहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वही बेसिकली हमारा एमआरएस, और वो हर यूनिट के साथ डिक्लाइन होता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है रैशनल कंज्यूमर। यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, उसको पूरी नॉलेज है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में कि कहाँ तक उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कहाँ तक उसको जो उसके गुड्स है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज एंड नेक्स्ट उसकी एजम्पशंस। तो यहाँ आज हमारा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक ओवर हुआ। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे
नेक्स्ट क्लास में बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है और उसमें शिफ्ट्स कैसे आते हैं। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।